स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम प्रॉब्लम सेट देखेंगे। हम प्रॉब्लम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एक सैंपल है हमारे पास क्लोरीन का। ठीक है, जिसमें से इसका इस सैंपल को एनालाइज किया गया तो उसमें देखा कि हमने कि क्लोरीन के होंगे दो आइसोटोप्स होते हैं ना, तो उसमें से जो 75% था वो सैंपल वो क्लोरीन 35 से मिलके बना था कि एटम से मिलके बना था, और जो 25% ऑफ द सैंपल था वो क्लोरीन 37 के एटम से मिलके बना था। ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्लोरीन की जब हम बात करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन को हम ठीक करके लिख लेते हैं कि कैपिटल सी स्मॉल एल। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं तो इसके दो आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप यानी कि आइसोटोप मतलब कि नंबर ऑफ जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या हम कहते हैं कि एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 17 ही होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास है वो 35 है। और एक और आइसोटोप होता है, यानी एक और इसी का जैसा एग्जिस्ट करता है जिसका एटॉमिक मास उसका भी 17 होता है। ठीक है, लेकिन सॉरी एटॉमिक नंबर उसका भी 17 होता है, लेकिन एटॉमिक मास उसका 37 होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो इससे जो है वो दो न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है 17 17, लेकिन इसमें जो है वो दो प्रोटॉन्स यानी इसमें 18 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसमें जो है वो दो ज्यादा यानी 20 न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है, यानी कि दो एक्स्ट्रा इसमें न्यूट्रॉन्स है, तो ये जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से डिफर कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसका देखें तो इस पे यहाँ पर एटॉमिक मास जब हम यूजुअली एक ही क्लोरीन लिखते हैं, यानी कि उसने कहा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन डिटरमिन करें, तो इस क्लोरीन का जब हमें पता है कि ये क्लोरीन है तो इसका हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, यानी इसकी हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम किस तरह से एवरेज निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का हम फॉर्मूला लिखने लगे। ठीक है, एटॉमिक मास मास हम ठीक करके लिख लेते हैं मास। ठीक है, तो ये इक्वल होता है किसके, ये हम देख लेते हैं। इक्वल टू का साइन हम नीचे डाल के लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, इक्वल्स टू का साइन डाल के। ठीक है, और हम लिखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, रिलेटिव एबंडेंस। ठीक है, एटॉमिक रिलेटिव एबंडेंस लिखते हैं। ठीक है, रिलेटिव एबंडेंस ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है जो सबके लिए यूज होता है। ठीक है, रिलेटिव एबंडेंस किसकी, फर्स्ट आइसोटोप की। ठीक है, एक आइसोटोप की, इनमें से किसी एक आइसोटोप की पहले ले लेते हैं। ठीक है, उसकी रिलेटिव एबंडेंस यानी कि वो कितना नेचुरली पाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये दूसरे के मुकाबले में वो कितना पाया जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एक जो है वो 75% पाया जा रहा है इस सैंपल में, और दूसरा जो है वो 25% पाया जा रहा है इस दूसरे सैंपल में। ठीक है ना, और हम क्या करते हैं, रिलेटिव एबंडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज से, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम देख लेते हैं इसको इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस हम यहाँ लिख देते हैं क्या चीज, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास आ गया। ठीक है ना, और हम क्या करते हैं, इस चीज को ओवरऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ओवरऑल डिवाइड कर देते हैं 100 से। ठीक है, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं ताकि ये जो है वो हमारे आइसोटोप से जो है वो मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या करेंगे, आगे हम जो है वो क्या करते हैं कि प्लस करते हैं। ठीक है, अब प्लस इसके अंदर क्या चीज करते हैं, इसके अंदर रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस को हम जो है वो दूसरे वाले की जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि किस तरह से इसको हम जो है वो यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ फर्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या चीज आएगी, यहाँ पर आएगा सेकेंड आइसोटोप। ठीक है, यानी कि रिलेटिव अबंडेंस हमने ली किसकी, फर्स्ट आइसोटोप की। ठीक है, और उसको जो है मल्टीप्लाई किया उसी के एटॉमिक मास से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस पूरे को डिवाइड बाय 100 कर दिया। ठीक है ना, फिर हमने क्या किया कि हमने लिया रिलेटिव अबंडेंस किसकी, दूसरे आइसोटोप की ली। ठीक है, और उसको क्या किया, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उस आइसोटोप के, और उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ठीक है, फिर जो अलग अलग दो टर्म्स आई इनको हमने आपस में प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मिला के हमारे पास बन जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, जिसको हम ए, ठीक है हम ए लिखेंगे, और यहाँ पे जो है वो हम इसको यहाँ पे आर लिखते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो यह भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम जो है वो इसको आर नहीं लिखते, हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ लिखते हैं ए लिख रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे इसको ए लिख रहे हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास।
अब निकालने के लिए हम यहाँ से जो है वो वैल्यूज लेते जाते हैं, ठीक है, और हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं जिस तरह से कि हम फर्स्ट करें रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस के लिए हम फर्स्ट आइसोटोप ले लेते हैं क्लोरीन 35 को, ठीक है। क्लोरीन 35 को अगर हम फर्स्ट आइसोटोप लेंगे तो हम इसमें देख रहे हैं इसकी रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि जो सैंपल है उसमें कंपेरेटिव टू दूसरा जो हमारे पास आइसोटोप है उसकी ये कितना मौजूद है, इसलिए हम इसको रिलेटिव कह रहे हैं। तो 75% है, यानी कि हम लिख देते हैं 75, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी आ जाती है एटॉमिक मैस। अब एटॉमिक मैस इसका कितना है 35, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35, ठीक है, यहाँ हमने लिखा 35। डिवाइडेड बाय 100 करना है तो हम यहाँ पे कर देते हैं डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमारे पास दूसरी टर्म आ जाती है। दूसरी टर्म में क्या है, हमारे पास है दूसरे वाले की रिलेटिव अबंडेंस निकालनी है, वो हमारे पास मौजूद है 25%, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25%, यहाँ हम लिखते हैं 25, ठीक है। परसेंटेज का हम साइन नहीं लगा रहे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक मास लिख देंगे। एटॉमिक मास इसका क्या है 37, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 37, ठीक है। और क्या कर देंगे एज यूजुअल जिस तरह से हमारे फॉर्मूला में है हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 0.75 आता है, मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास इधर जो वैल्यू आती है हम यहाँ वाली वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर आती है 26.25, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है प्लस का साइन, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ की वैल्यू क्या आती है, ये आ जाती है हमारे पास 9.25, ठीक है, 9.25, ठीक है, ये आ गई। अब क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि जब हम इसको यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, 26.25 और 9, 26 को 9 में करें तो हमारे पास आता है 35.25 मिला के 0.5 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है 35.5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम इसको ए लिख देते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास ए आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा और ये हम कहते हैं कि हमारे पास आ गया 35.5, ठीक है। अच्छा, अब इसके यहाँ पर हम देखने की रिलेटिव एटॉमिक सॉरी एवरेज एटॉमिक मास है, तो इसके जो है हमारे पास यहाँ पर इसका कुछ यूनिट्स भी होंगे, ठीक है। तो समटाइम्स हम यहाँ पे AMU यूज करते हैं। अगर हम ऊपर यहाँ पर एटॉमिक मास के साथ AMU यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर AMU यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको पर मोल के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास पर मोल के हिसाब से भी इसी तरह आ जाता है कि 35.5 ग्राम्स पर मोल आ जाता है, ठीक है। ग्राम्स पर मोल में भी हमारे पास जो है वो इसी तरह वैल्यू आती है, यानी हम एक मोल में भी देखें तो 35.5 ग्राम्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्लोरीन का हमने निकाल के देख लिया कि किस तरह से हम अगर किसी के आइसोटोप्स मौजूद हो तो हम किस तरह से उसका जो है वो रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास की प्रेजेंस में अगर हमें मालूम हो तो उससे हम एवरेज एटॉमिक मास हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने क्लोरीन का किया कि एक का 35 था आइसोटोप एटॉमिक मास एक आइसोटोप का और दूसरे आइसोटोप का था 37। हमने इन दोनों का जो है ये फॉर्मूले में पुट करके इनकी रिलेटिव अबंडेंस एक सैंपल के अंदर और हमने सारे इसका डिटरमिन किया कि इसकी जो है वो एवरेज एटॉमिक मास क्या बनता है। तो वो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमारे पास आ गया 35.5, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 35.5 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया एवरेज एटॉमिक मास।